तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग बीएसटी के जो मॉडल पेपर आए हुए हैं उसके सेट 4 को देखने वाले हैं। यानी सेट 4 के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बीएसटी के सेट 4 के जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको करा दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बीएसटी के सेट 4 के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं उनको हम लोग करने वाले हैं, उनके आंसर्स को देखने वाले हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 3 अंक के रहेंगे, ठीक है। इनमें से किसी 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके उत्तर में यानी आंसर्स में चलेंगे, ठीक है। देखिए, सेट 4 का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो है अंगूरी बेल संदेशवाहन का अर्थ बताइए, ठीक है। जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है यानी नियंत्रण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बताना है। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है विज्ञापन का अर्थ लिखिए, यानी एडवर्टाइजिंग का अर्थ लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं। यानी 1986 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था तो उसके क्या उद्देश्य थे, पर्पस क्या था, उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है वो है नियंत्रण एक सर्वव्यापक कार्य है, इसे समझाइए। यानी जो कंट्रोलिंग है वो सर्वव्यापक क्यों है, नियंत्रण क्यों है सर्वव्यापक, उसे हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर बताइए। ट्रेडमार्क और ब्रांड में हमें कोई 3 अंतर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है वो है अनौपचारिक संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसको हमें बताना है या उसकी परिभाषा देनी है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब सीधे हम लोग इसके आंसर्स में चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट 4 का शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन जो था यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो था अंगूरी बेल संदेशवाहन का अर्थ बताइए। यानी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो है उसका अर्थ बताना। देखिए, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। अनौपचारिक संदेशवाहन को ही अंगूरी बेल यानी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन या फिर संदेशवाहन कहते हैं, क्योंकि इसका मार्ग भी अंगूर की बेल की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है और संस्था की ओर से इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। तो अंगूरी बेल संदेशवाहन यानी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है, जो अनौपचारिक संदेशवाहन होता है उसी को ही हम लोग ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। अंगूरी लता या फिर अंगूरी बेल आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो अनौपचारिक संदेशवाहन को ही अंगूरी बेल संदेशवाहन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें संदेश लेने और संदेश देने के मार्ग जो है वो स्पष्ट नहीं होते हैं, कोई फिक्स मार्ग नहीं होता है, यानी जो मार्ग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। देखिए, अंगूरी बेल संदेशवाहन व्यवस्था में दिए गए संदेश आपसी संबंधों के कारण अफवाहों की तरफ फैलते हैं। अंगूरी बेल संदेशवाहन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एक लड़ी श्रृंखला, गॉसिप श्रृंखला, प्रायिकता श्रृंखला तथा गुच्छ श्रृंखला आदि। तो ये सब अंगूरी बेल संदेशवाहन के भी प्रकार है। तो हम लोग को मेनली क्या जानना है कि अंगूरी बेल संदेशवाहन किसको बोलते हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही अंगूरी बेल संदेशवाहन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अंगूरी बेल संदेशवाहन में संदेश लेने और देने के मार्ग स्पष्ट नहीं होते, कोई फिक्स मार्ग नहीं होता है, संदेश टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर तो संदेश जिसके लिए भेजा गया उसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये रहा अंगूरी बेल संदेशवाहन। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है वो है नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो नियंत्रण प्रक्रिया के जो चरण है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। देखिए, चूँकि क्वेश्चन 3 अंकीय है तो हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन बढ़िया यही रहेगा कि हम नियंत्रण का जो पूरा प्रोसेस यानी जो 4 पॉइंट है चारों को ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, नहीं तो हमारा आंसर जो है अधूरा फील होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके जो चारों पॉइंट है यानी चारों जो चरण है उसको लिखने वाले हैं। देखिए, नियंत्रण प्रक्रिया के निम्न चरण है। तो पहला चरण क्या है, लक्ष्यों एवं परिमापों का निर्धारण। तो इससे पहले हम लोग नियंत्रण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन किए हैं मुझे लगता है कि मैंने चरण आप सभी को समझा दिया है, फिर भी एक बार मैं आप सभी को समझा देता हूँ। देखिए, लक्ष्यों एवं परिमापों का निर्धारण। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले लक्ष्य एवं
परमापों या फिर पैमानों का निर्धारण किया जाता है जिनके आधार पर कार्य किया जाना है। तो जिस आधार पर कार्य करेंगे, जिस बेस पे कार्य करेंगे, वो पैमाना बनाया जाता है, जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अगला चरण है नियंत्रण का वास्तविक निष्पादन का मापन। इसके अंतर्गत वास्तव में जो कार्य हुए हैं उसका मापन किया जाता है, यानी परिमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो वास्तव में कार्य होते हैं उन कार्य को मापा जाता है। तो वास्तविक निष्पादन का मापन। अगला चरण है वास्तविक निष्पादनों की परिमापों से तुलना एवं विचलनों का विश्लेषण करना। तो जो निर्धारित परिमाप थे और जो वास्तविक कार्य हुए हैं उनमें क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे, और तुलना के उपरांत अगर हमें किसी प्रकार का अंतर मिलता है, विचलन मिलता है, तो उसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत वास्तविक निष्पादनों का निर्धारित परिमापों से तुलना किया जाता है तथा अंतर या विचलन का पता लगाया जाता है, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे और पता लगाएंगे। ठीक है। चौथा और अंतिम चरण जो है वो है सुधारात्मक कार्यवाही। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए, नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है सुधारात्मक कार्यवाही। इसके अंतर्गत विचलनों या कमियों को सुधारा जाता है, यानी जो निर्धारित परिमाप है या जो वास्तविक निष्पादन है उनमें जो अंतर है उस अंतर को सुधारा जाता है, उसमें सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। तो ये थे नियंत्रण के 4 चरण। पहला चरण था लक्ष्यों एवं परिमापों का निर्धारण करना। दूसरा चरण था वास्तविक निष्पादनों का मापन करना। तीसरा चरण था वास्तविक निष्पादनों की परिमापों से तुलना करना एवं विचलनों का विश्लेषण करना। और चौथा एवं अंतिम चरण था सुधारात्मक कार्यवाही करना। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया विज्ञापन का अर्थ बताइए, यानी एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग का अर्थ हम लोगों को बताना है। देखिए, तो विज्ञापन 2 शब्दों वी तथा ज्ञापन से मिलकर बना है। वी का अर्थ होता है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। ठीक है। चूँकि अर्थ पूछा गया तो इसको हम लोग तोड़ के भी इसके आंसर लिख सकते हैं कि विज्ञापन क्या है। विज्ञापन 2 शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञापन, जिसमें वी का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट तथा ज्ञापन का होता है जानकारी देना। तो इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ क्या हुआ, उत्पाद या सेवा से संबंधित विशेष जानकारी देना, यानी हम लोग उत्पाद या सेवा से संबंधित विशेष जानकारी किसको देते हैं, उपभोक्ता को देते हैं। तो उपभोक्ता को अपने उत्पाद या सेवा से संबंधित विशेष जानकारी देना क्या कहलाएगा, विज्ञापन कहलाएगा। अगर इसकी परिभाषा के बारे में कहा जाए, देखिए, किंतु विज्ञापन केवल जानकारी देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु ग्राहकों के मन में उत्पाद खरीदने की इच्छा जगाना भी शामिल है। क्योंकि विज्ञापन में हम लोग केवल उपभोक्ता को या फिर जो हमारे कस्टमर है उनको सिर्फ उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी ही नहीं देते हैं, अपितु हम लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं कि उनके मन में हमारे प्रोडक्ट या फिर हमारे सर्विस के प्रति जो है खरीदने के प्रति इच्छा जागृत हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके मन में प्रोडक्ट के प्रति इच्छा भी जगाते हैं। तो इस प्रकार विज्ञापन की एक अच्छी परिभाषा इस प्रकार हम लोग दे सकते हैं कि विज्ञापन का आशय संभावित ग्राहकों को अपने उत्पाद अथवा सेवा की जानकारी देना तथा उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित करना है। तो इससे ये विज्ञापन का एक अच्छा परिभाषा हम लोग मान सकते हैं। क्या है, देखिए, विज्ञापन का आशय क्या है, संभावित ग्राहकों को अपने उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी भी देना और साथ ही साथ उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित भी करना है। क्या कहलाएगा, विज्ञापन कहलाएगा। ठीक है। तो ये रह गया विज्ञापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आया था, इसके क्या उद्देश्य हैं रहे होंगे। ठीक है, क्यों इसको लाया गया होगा। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से बहुत सारे प्रश्न आपको बन रहे हैं, हर मॉडल पे बन रहे हैं, लॉन्ग आंसर में भी हैं, शॉर्ट आंसर में भी हैं। तो इसे थोड़ा अच्छी तरह से आप लोग देख लिया कीजिएगा। ठीक है। देखिए, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के निम्न उद्देश्य रहे होंगे या फिर थे। पहला उद्देश्य क्या हम लोग बोल सकते हैं, देखिए, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना। ठीक है। क्यों लाया गया है, तो उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया होगा। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का पहला उद्देश्य तो उपभोक्ताओं को ऐसे चीज़ों से बचाना है जिससे उनके जान माल को क्षति पहुंच सकती है, साथ ही साथ उन्हें व्यापारियों के शोषण से बचाना भी इसमें शामिल है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों लाया गया, ताकि उपभोक्ताओं को ऐसे प्रोडक्ट से बचाया जा सके जिससे उनके जान माल को क्षति हो और साथ ही साथ व्यापारियों के शोषण से भी उन्हें बचाने का प्रयास इसमें किया गया होगा। इसीलिए इसे यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लाया गया था। ठीक है। अगला हम लोग लिख सकते हैं
उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक है। देखिए, यह उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, जिससे उन्हें शोषण से बचाया जा सके। तो एक उपभोक्ता शोषित कब नहीं हो सकता, जब उसे अपने अधिकार के बारे में पूर्ण जानकारी हो। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसलिए लाया गया ताकि वो उपभोक्ताओं तक उनके अधिकारों को पहुँचाए, यानी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे। इससे क्या होगा, जो व्यापारी होंगे उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराने के लिए। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि शिकायतों का निपटारा करने के लिए, ठीक है। देखिए, उपभोक्ताओं के शिकायतों का निपटारा करना तथा उन्हें उचित न्याय देना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसके लिए त्रिस्तरीय आयोग यानी जिला आयोग, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। तो जो उपभोक्ता शिकायत करते हैं कि उनका शोषण किया गया है या फिर किसी प्रकार से उनको ठगा गया है, उनके जान माल को क्षति पहुंची है, तो इन शिकायतों का निपटारा करने के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। और इसी के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय आयोग स्थापित किए गए, यानी जिला आयोग स्थापित किया गया, राज्य आयोग तथा राष्ट्र आयोग स्थापित जो किया गया है, वो क्यों किया गया है, ताकि इनके शिकायतों का निपटारा किया जाए और उनको उचित न्याय मिल सके, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का दिया गया है, नियंत्रण एक सर्वव्यापक कार्य है, इसे समझे, ठीक है। जो कंट्रोलिंग है वो एक यूनिवर्सल वर्क है या फिर सर्वव्यापक कार्य है, वो क्यों है, ठीक है, उसे हमें समझाना। देखिए, नियंत्रण एक सर्वव्यापक कार्य है क्योंकि नियंत्रण सभी प्रकार के संगठनों में आवश्यक होता है। संगठन चाहे व्यावसायिक संगठन हो या गैर व्यावसायिक संगठन हो, सभी में जहां मानव श्रम का निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कराया जाता है, वहां उनके कार्यों एवं निर्धारित परिमापों में समानता लाने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो नियंत्रण हर जगह आवश्यक है, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो या फिर गैर व्यावसायिक संगठन हो, हर कहीं पर जहाँ पर मानव श्रम का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि वह अपने निर्धारित उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो उन स्थानों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ठीक है, ताकि जो लक्ष्य हैं और जो उनके कार्य हैं उनमें समानता लाई जा सके। साथ ही साथ अगर प्रबंध के स्तरों की बात करें तो प्रबंध के सभी स्तरों, चाहे वह उच्च स्तरीय प्रबंध हो, मध्य स्तरीय प्रबंध हो या निम्न स्तरीय प्रबंध हो, प्रबंध के सभी स्तरों में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसलिए नियंत्रण को सर्वव्यापक माना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर नियंत्रण की प्रबंध के स्तरों की बात करें तो प्रबंध के सभी स्तरों में भी नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि नियंत्रण क्या है, सर्वव्यापक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है वो है ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में अंतर बताइए। तो ब्रांड और ट्रेडमार्क में हमें कोई 3 अंतर बताना है, चूँकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, तो पहला हम लोग अंतर का आधार लिख सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से ही आंसर लिखना है, एक अंतर का आधार लिखना है, दूसरे कॉलम में ब्रांड या फिर तीसरे कॉलम में ट्रेडमार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अपने आंसर्स को लिखना है, ये थोड़ा अच्छा फॉर्मेट हो जाता है आंसर लिखने का। देखिए, तो पहला अंतर का आधार हम लोग लिख सकते हैं कि पंजीकरण। पंजीकरण में कैसे, देखिए, ब्रांड एक शब्द, नाम या चिन्ह या डिजाइन होता है, परंतु इसका पंजीकरण नहीं किया गया रहता है, ठीक है। जो ब्रांड होता है वो ब्रांड तब तक कहलाएगा जब तक उसका पंजीकरण नहीं किया गया रहेगा, ठीक है। और ब्रांड क्या होता है, कोई चिन्ह होता है, शब्द होता है, डिज़ाइन होता है, उसको ब्रांड कहते हैं। लेकिन ब्रांड का क्या होता है, पंजीकरण कराया गया नहीं होता है। देखिए, ट्रेडमार्क क्या है, जब ब्रांड पंजीकृत हो जाता है तो यही क्या बनता है, ट्रेडमार्क बनता है। लेकिन जैसे ब्रांड का पंजीकरण हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यही ब्रांड आगे चलकर क्या बनता है, ट्रेडमार्क बनता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ट्रेडमार्क का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, लेकिन ब्रांड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता है। अगला हम लोग अंतर का आधार लिख सकते हैं क्षेत्र। क्षेत्र के आधार पर इसमें अंतर है। जो ब्रांड है इसका क्षेत्र होता है सीमित होता है, ठीक है, ब्रांड का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन ट्रेडमार्क का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है, यानी बड़ा होता है। अगला अंतर का आधार हम लोग लिख सकते हैं कि ब्रांड की नकल होने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ब्रांड पंजीकृत नहीं होता, रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई व्यापारी इसका नकल करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन यदि आपका ट्रेडमार्क है जिस पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उस पर अगर कोई नकल करता है तो उस व्यक्ति पर या फिर उस व्यवसाय पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया है कि अनौपचारिक संदेश वाहन का अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो इससे पहले हम लोग जो सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 16 किए थे वो भी काफ़ी हद तक इसी से संबंधित था। उसमें था कि अनौपचारिक संदेश वाहन के लाभ और सीमा को बताना था, तो जिसमें हम लोग अनौपचारिक संदेश वाहन का अर्थ लिख चुके थे। तो वही लगभग क्वेश्चन रिपीटेड है कि अनौपचारिक संदेश वाहन के बारे में हम लोग को बताना है। तो देखिए दोनों में सेम आंसर्स हम लोग लिख सकते हैं कि अनौपचारिक संदेश वाहन क्या है। देखिए अनौपचारिक संदेश वाहन यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में अनौपचारिक संबंध पाया जाता है तो ऐसे संदेश वाहन को क्या कहते हैं हम लोग, अनौपचारिक संदेश वाहन कहते हैं। यानी जो संदेश दे रहा है और जो संदेश प्राप्त कर रहा है दोनों में क्या है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप रहेगा, अनौपचारिक संबंध रहेगा। तो उन दोनों के बीच होने वाले कम्युनिकेशन या संदेश वाहन को हम लोग अनौपचारिक संदेश वाहन कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे संदेश वाहन को अनौपचारिक संदेश वाहन कहते हैं। तो अनौपचारिक संदेश वाहन ये तो हम लोग इसको परिभाषा लिख दिए। अब इसके बारे में थोड़े हम लोग को विशेषता या फिर गुण या फिर कार्य के रूप में या फिर लाभ के रूप में कुछ 2-4 पॉइंट लिखना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करना है। अर्थ के रूप में तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग 3 पॉइंट में या फिर उससे छोटा, उसमें अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लोग जो पॉइंट दिए हैं उन पॉइंटों को डील नहीं करेंगे या फिर उसको सीधे सीधे पॉइंट का हम लोग लिख देंगे कि जो अनौपचारिक संदेश वाहन है उसमें संदेश वाहन की गति तेज होती है। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे यह आपातकाल तथा विशेष परिस्थिति में सबसे उपयुक्त प्रणाली है। क्यों? क्योंकि इसमें संदेश वाहन तेज गति से होता है। और अगला पॉइंट हम लोग दे देंगे कि इसमें अनौपचारिक संदेश वाहन एक ऐसी प्रणाली है जो पारस्परिक सहयोग एवं मित्रता पर आधारित होती है। तो ये इसके विशेषता या फिर लाभ के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन के आंसर को भी हैंडल करना है। पहले अनौपचारिक संदेश वाहन का अर्थ लिखेंगे और फिर उसके 2-4 विशेषता या फिर लाभ लिख देंगे। ठीक है, तो इनमें से आप तीनों को लिख सकते हैं और इसका अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भले ही अलग हो लेकिन आंसर्स हम लोग कुछ इसी प्रकार ही देने वाले हैं। तो ये रहे सेट 4 के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग BST के सेट 4 के ही जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।